देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट किया था, और उस पे जो क्वेश्चंस बाकी हैं आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले ये वाला पहला 4 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया था, इलास्ट्रेशन वाला। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में देखो क्या बोला है कि स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस 2 मेन प्रोडक्ट एंड ए बाई प्रोडक्ट आउट ऑफ ए जॉइंट प्रोसेस। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द जॉइंट प्रोसेस रिमेन कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। मतलब बोल रहा है कि इनपुट जो हम लोग देते हैं और आउटपुट जो हमें मिलता है, इसका जो रेशियो है बोल रहे हैं ईयर टू ईयर एक ही जैसा रहता है। ठीक है, तो उससे तो हमें क्वेश्चन का क्या लेना देना, उसके साथ तो कोई ये नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड। फिजिकल वॉल्यूम मेथड मतलब फिजिकल कौन सा वाला, क्वांटिटी, एक ही बात है। ठीक है, टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट कौन कौन सा है, मेन प्रोडक्ट तो 2 है बोल रहा है, उस पे हमें जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज यूज टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द। मतलब बोल रहा है कि जो बाई प्रोडक्ट है ना, उसका एनआरबी, एनआरबी मतलब रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल, और नेट मतलब क्या, अगर वो सेल करवाने का कोई खर्चा वगैरह हुआ है वो लेस कर देना है। तो हम लोग को बाई प्रोडक्ट बेच के जो पैसा मिलेगा उस पैसे को यूज करना है जॉइंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे। प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर हम लोग का नॉर्मल लॉस था और वो मार्केट में सेलेबल था, तो हम लोग अपने टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उसको लेस करते थे। गुड आफ्टरनून स्वाति। देखो तो बोल रहा है कि हमें उसको लेस करना है, तो जॉइंट कॉस्ट हम लोग का क्या होगा, जो भी दिख रहा है वो कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या बोला है, मेन प्रोडक्ट। अच्छा ये वो लैंग्वेज कंप्लीटेड है। ठीक है, एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट मतलब बाई प्रोडक्ट को बेच के जो एनआरबी मिलेगा वो हमें यूज करना है मेन जॉइंट कॉस्ट को लेस करने के लिए। ठीक है, और जो वो जॉइंट कॉस्ट जो मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा था, क्योंकि बाई प्रोडक्ट तो आ जाता है। ठीक है, वो तो हम लोग को बनाना नहीं होता है। डिटेल्स ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस आर गिवन इन द टेबल बिलो ड्यूरिंग द मंथ कंपनी इनकर जॉइंट कॉस्ट। बोल रहा है टेबल में डिटेल्स दिया हुआ है, कंपनी का जॉइंट कॉस्ट था 10 लाख। मेन प्रोडक्ट आर नॉट मार्केटेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड दस हैव टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा था, मेन जो प्रोडक्ट था वो क्या है ना, मार्केट में ऐसे सेलेबल नहीं है, फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया, मेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। ठीक है, ये आउटपुट बता दिया है। ठीक है, अब आउटपुट तो हमें जरूरी है, क्योंकि हमें कौन सा मेथड फॉलो करने बोला है, फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल वॉल्यूम मेथड। ठीक है, सेलिंग प्राइस बता दिया है, और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो है वो 50,000 किलो प्रोड्यूस हुआ है। और देखो मैंने बोला था ना, बाई प्रोडक्ट वो होता है जो जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू मार्केट में काफी कम होता है। ये देखो 5, इन दोनों के कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, तो ये तुम लोग प्रैक्टिकली देख के समझ जाओगे कि बाई प्रोडक्ट यही वाला है, अगर नहीं भी बोलेगा। ठीक है, वैसे बोलेगा बाई प्रोडक्ट ये वाला है। प्रोसेस कॉस्ट ये दोनों बोला है, प्रोसेस कॉस्ट बोला है, ये एक्चुअली फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है। ठीक है, जो अलग अलग बता दिया है, लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट हमें अलग से नहीं पता होता है, वही तो कैलकुलेट करना हमारा चैप्टर है। क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट अलग से अगर बता ही देता तो फिर चैप्टर ही किस चीज का होता। ठीक है, तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट हमें बताना है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में कितना होगा, और वो कौन से मेथड से करना है वो भी बोल दिया है, फिजिकल यूनिट मेथड से। और बोल रहे दैट स्माइल कंपनी, मतलब जो कंपनी का नाम है, एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट बी बाय यूजिंग द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, सिर्फ प्रोडक्ट बी में कितना होगा वो निकालने के लिए बोला है, लेकिन देखो हम लोग एक ही साथ ए भी निकाल देते, क्योंकि अलग अलग क्या निकाले, रेशियो तो दोनों का ही बनेगा, तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो चलो, आसान है ये चैप्टर ही, आसान है वैसे तो। देखो यहाँ पर ये हो गया प्रोसेस। ठीक है, हम थोड़ा सा लिख देते ताकि तुम लोग का आइडिया रहे कि क्वेश्चन क्या था। कभी भी ये क्वेश्चन देखने से ही बाकी सोल्यूशन समझ जाओगे। क्या क्या प्रोडक्ट आया बोलो, ए बी और एक बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी और बाई प्रोडक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट लगा,
ज्वाइंट कॉस्ट कितना लगा, क्वेश्चन बताया है 10 लाख शायद, एक बार देख ले। अच्छा, हाँ ये देखो 10 लाख लगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ये कितना कितना यूनिट बना है, यहाँ दिया हुआ है 60,000 kg और 1,20,000, यहाँ पर ये देखो 60,000 kg। इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ 60K मतलब 60,000, और ये यहाँ पर था देखो 1,20,000, इसको हम शॉर्ट में लिख देते 1.2K। के का मतलब के ये होता है, क्या बोलते हैं उसे, 1000 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना कितना लगा है, 2 लाख 3 लाख। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख। और उसके बाद ये मार्केट में बिकेगा, ठीक है। अच्छा कितने कितने में बिकेगा बोल रहा है, 50 रुपीज और 30 रुपीज करके, ये देखो @50 @30 करके, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट जो है वो कितने में सेलेबल है, बाई प्रोडक्ट ₹5 करके सेलेबल है, @5 करके ये मार्केट में सेलेबल है, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट कितना यूनिट बना है वो भी दिया हुआ है, बाई प्रोडक्ट बना है 50,000 किलो, मतलब 50K, ठीक है। 50K हो गया। हम लोग को बोला है फिजिकल यूनिट मेथड से क्या करना है, सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट निकालना है जो कि एलोकेट होगा हमारे प्रोडक्ट बी में, ठीक है। तो ज्वाइंट कॉस्ट बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेलेबल है तो ज्वाइंट कॉस्ट से उसे रिड्यूस करना है, क्वेश्चन हमें बता दिया है। तो पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना होगा, तो ज्वाइंट कॉस्ट हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी इनकट, तुम लोग भी अभी लिख लो तो हम लोग पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ज्वाइंट कॉस्ट ऑलरेडी इनकट कितना है, 10 लाख, ठीक है। अच्छा हम लोग को बोला है अगर बाई प्रोडक्ट बिक जाएगा तो उसको रिड्यूस कर दो ज्वाइंट कॉस्ट से, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोला है। तो बाई प्रोडक्ट का तो एक ही रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है कि ये 5 रुपीज करके बिक जाएगा, ठीक है। तो कितना रियलाइज होगा, 50,000, ये देखो के 1000 लिखा हुआ है, 50,000 इंटू 5 कितना होता है, 250, ठीक है। तो 2,50,000 हमारा रिकवरी हो जाएगा। तो बोलो अब ज्वाइंट कॉस्ट कितना आएगा, नेट ज्वाइंट कॉस्ट 7,50,000, ठीक है। नेट ज्वाइंट कॉस्ट हो गया 7,50,000। अब ये एलोकेट होगा, नेट ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड, ये एलोकेटेड होगा दोनों ही प्रोडक्ट में होगा। वैसे हम लोग को क्वेश्चन में बोला है दोनों का निकालने का जरूरत नहीं, किसी एक का ही निकाल लो फिजिकल यूनिट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट ऊपर लिख देना है तुम लोग को, स्टेटमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। तो तुम लोग लिख लो, हम सिर्फ कॉलम बना देते हैं। प्रोडक्ट का कॉलम बनेगा, यहाँ पर क्वांटिटी का बनेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा। अभी अगर नहीं भी लिखते हो तो एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो जगह रख दो, घर पे जब इसे एक बार चेक करोगे चैप्टर तो तब उस जगह पे लिख देना साथ साथ। गुड आफ्टरनून मनीष। गुड आफ्टरनून मैम। जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, ठीक है। अच्छा अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो प्रोडक्ट का नाम क्या है, ए और बी, ठीक है। क्वांटिटी कितना है मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है 60,000 kg, और यहाँ पर हो गया 1,20,000 kg। तो रेशियो कितना बन जाएगा बोलो, हाँ 1:2, ये रेशियो बन जाएगा। तुम लोग नीचे रेशियो लिख लेना, ठीक है। तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना होगा, 7,50,000 को एलोकेट करना है इंटू 1/3 जितना आएगा, और 7,50,000 इंटू 2/3, देख लो कितना आ रहा है, वही आंसर होगा। ये पूछा, वैसे सिर्फ बी का पूछा है, मैंने ये भी निकाल दिया, ठीक है। तो तुम लोग देख लो बी का कितना होगा, तो 3 से डिवाइड करने से कितना होगा, 2,50,000। 2,50,000 होगा, क्योंकि 25 इंटू 3 करने से 75 होता है, और ये हो जाएगा 5 लाख, ये 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना है, आसान है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सनमून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये लोग ABCDE इतने सारे प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, ठीक है, ABCDE। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला है, यूनिट्स, इतना इतना यूनिट्स जो है प्रोडक्ट का है। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सेलिंग प्राइस
आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें से डी फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो रॉ मटेरियल लगा है 35,90,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट 5,47,000 इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब हम लोग का जॉइंट कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल का खर्चा प्लस ये वाला खर्चा, ठीक है। ये दोनों को ऐड करने से तुम लोग को जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। देख लो कितना जॉइंट कॉस्ट हो रहा है, 35,90,000 और 5,47,000, 41,37,000, 41,37,000 का जॉइंट कॉस्ट है। इस जॉइंट कॉस्ट को हम लोग को एलोकेट करना है, मेथड भी बता दिया एनआरबी मेथड से, ठीक है। तो एनआरबी मेथड जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, जो हम लोग का लास्ट सेलिंग प्राइस होता है इनटू करेंगे, पहले आएगा सेल्स वैल्यू, उससे क्या लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर उससे क्या लेस करेंगे अगर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो। फिर बोल रहा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बता दिया है ए बी सी ई का, क्योंकि देखो ये तीनों ही फर्दर प्रोसेस होता है, डी फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को खर्चा बता दिया। अब कैलकुलेट करने क्या बोला है, कैलकुलेट करने हम लोग को बोल रहा है कि स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट। इनकम मतलब क्या निकालना है, प्रॉफिट, ठीक है। इनकम फोरकास्ट, अब इनकम कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट करने से इनकम या प्रॉफिट निकलेगा। फोरकास्ट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर टू बी फर्दर प्रोसेस, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस ना करे तो इनका इनकम कितना होगा, मतलब बेसिकली इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, पहले सेल वैल्यू निकालोगे। सेल वैल्यू कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो स्प्लिट अप पॉइंट पे है, ठीक है। और इससे क्या लेस करोगे, ये तो हो जाएगा सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू से क्या लेस करना है, कॉस्ट। तो यहाँ अगर सिर्फ स्प्लिट अप पॉइंट पे ही सेल हो जाएगा तो कॉस्ट कौन सा इनकट हुआ है, ओनली जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट को मुझे देखना है कि टोटल तो पता चल गया 41,37,000, लेकिन उसमें से ए में कितना है, बी सी डी ई सभी में कितना है वो मुझे चेक करना है। चेक करके मुझे जॉइंट कॉस्ट जो एपोर्शन होगा वो मुझे लेस कर देना है, ठीक है। लेस कर देने से मुझे मिल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है। फिर बोला है स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट ए बी सी ई आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। तो अगर फर्दर प्रोसेस हो रहा है तो कैसे कितना प्रॉफिट होगा, तो फर्दर प्रोसेस होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू इनटू ये करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सेल्स वैल्यू। अब फर्दर प्रोसेस को अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें हमारा दो कॉस्ट आएगा, एक तो ज्वाइंट कॉस्ट आएगा और एक क्या आएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो कि इंडिविजुअली क्वेश्चन हमें दे देता है। और ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग इस पॉइंट पे निकालेंगे वही मेथड, क्योंकि हमें तो अलग कोई मेथड बोला नहीं है। तो पहला जो ज्वाइंट कॉस्ट आएगा वही सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हम लोग उसमें लिख देंगे। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, वही वर्किंग नोट दो जगह पे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर लास्ट बोला है कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान वेयर बाय द कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। क्या हमारे पास कोई दूसरा प्रोडक्शन प्लान है, मतलब क्या प्रोडक्शन प्लान होना चाहिए, मतलब कौन सा फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे कौन सा नहीं। इफ यस देन सबमिट ए स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट अराइजिंग आउट ऑफ एडॉप्शन ऑफ दैट प्लान। तो हमें क्या करना है, अगर कोई प्लान है तो प्लान बताओ, फिर उसका एक स्टेटमेंट भी बना के दिखा दो। तो तीन चीज पे हमें आंसर देना है सबसे पहले। और कैसे ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट होगा, दोनों मेथड पे एनआरबी से, ठीक है। पहले हमें ये एजम्पशन के साथ क्वेश्चन करना है कि स्प्लिट अप पॉइंट पे बिकेगा, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग करके बिकेगा, उसके बाद चेक करेंगे कि किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है, तो उस हिसाब से हम लोग सजेशन देंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट करो समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट, शोइंग इनकम फोरकास्ट, शोइंग इनकम फोरकास्ट ब्रैकेट में लिख दो फर्दर नॉट फर्दर प्रोसेसिंग, पहले वाला। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एक ही बात है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, उसका मतलब भी जो है इसका मतलब भी वही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर्स, ठीक है। थोड़ा जगह ज्यादा लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है ना। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट है ए से लेके ई तक, ए थोड़ा जगह रखो क्योंकि वैल्यू ना बड़ा बड़ा है, सी डी ई और एक टोटल कॉलम कर लो, काम आएगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकम फोरकास्ट निकालना है, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूनिट इनटू क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट,
टोटल यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट ना, तभी तो हमें पता चल जाएगा कि सेल वैल्यू कितना होगा। तो देखो यहाँ पर 2 लाख इंटू कितना होगा, पहले 2 लाख इंटू 17, 30,000 इंटू 13 ऐसे करके चेक करो कितना हो रहा है। तो 2 लाख इंटू 17 तुम लोग मुझे बता दो, हम लिख देते हैं। हम और यहाँ पर करके नहीं दिखा रहे, तुम लोग ना ऐसे ब्रैकेट देके लिख सकते हो 2 लाख इंटू 17, 34 लाख। अच्छा उसके बाद वाला 30,000 इंटू 13 मतलब 39 और 4 जीरो मतलब 3,90,000। ठीक है, तुम लोग ऊपर ऊपर लिख लो कि क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ है। फिर उसके बाद 25 इंटू 8 देखो कितना होता है, 2 लाख होगा शायद। 25 और 8 20 200 होता है, 2 लाख ना, 2 लाख हो गया। ठीक है, अच्छा और डी वाला देखो, डी वाला 20,000 इंटू 10 2 लाख। ठीक है, और उसके बाद है 75 था और ये वाला हम लोग का 14 था, 10,50,000। ठीक है, तुम लोग एक काम कर सकते हो, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख के, क्योंकि डायरेक्ट लिखोगे एक बार यूनिट लिख लो, नीचे कॉस्ट पर यूनिट लिख लो, ए बी लिख के फिर सेल्स में ए इंटू बी कर दोगे तो पूरा जो है प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर आसान है तो हम उतना प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहे फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 लाख 2 लाख 4 लाख टोटल लगाओ 4 लाख और इधर हो गया 52 लाख 40। अच्छा 52 लाख 40,000 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या लेस करेंगे, हम लोग स्प्लिट अप पॉइंट पे बेच रहे हैं तो क्या कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, ओनली एंड ओनली जॉइंट कॉस्ट, ओनली एंड ओनली जॉइंट कॉस्ट लगा है। ठीक है, अब जॉइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट करेंगे, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, क्योंकि एनआरवी मेथड से ही कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर वो लिखेंगे। जॉइंट कॉस्ट लेस हो जाने से हम लोग को क्या मिलेगा, जॉइंट कॉस्ट लेस कर देंगे, उसके बाद हम लोग को लेस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक फिक्स्ड कॉस्ट भी बताया था 4,73,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे करके उसका ट्रीटमेंट होगा, इतना जगह रख देते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट आ जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट बन जाएगा। लेकिन इसके पहले मुझे वर्किंग नोट 1 में ज्वाइंट कॉस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, हम 2 पेज रख के 3rd नंबर पेज पे वर्किंग नोट करते हैं। हाँ यहाँ करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ब्रैकेट में लिख दो एनआरवी मेथड। ठीक है, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ब्रैकेट में लिख दो एनआरवी मेथड। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ब्रैकेट में लिखो एनआरवी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट ए बी सी डी और ई हम लोग को एनआरवी मेथड से करना है। तो एनआरवी मेथड में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स वैल्यू। और कौन से मतलब कौन सा सेल्स वैल्यू लिखना पड़ेगा, 2 लाख इंटू 17 या 2 लाख इंटू 25। एनआरवी मेथड में क्या होता है, फाइनल सेल्स वैल्यू लेना पड़ता है, तो 2 लाख इंटू कितना करना पड़ेगा 25। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम लोग जो वो वाला डेटा है वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनआरवी मेथड में कौन सा लेना पड़ता है, अगर फर्दर जो लास्ट सेल वैल्यू है। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 25 देखो कितना आता है, और ये वाला है 30,000 इंटू 17, 30,000 इंटू 17 देख लो तुम लोग कितना होता है, तब तक हम लिख देते हैं 20,000, 25,000 इंटू 12। इसका तो फर्दर प्रोसेस होता नहीं है, तो ये 20,000 इंटू 10 ही रहेगा। और ई जो है उसका हो रहा है 75,000 इंटू 20। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है, ये तो 50 लाख आएगा शायद, 25 इंटू 2 50 और ये हो गया 50 लाख, ये 5 लाख 10 हो जाएगा। और 25 ये कितना आएगा, देखो ये तो 2 लाख आएगा, ये 150। ये बीच वाला बताओ तो 12 और 25 3।
ठीक है। अब इससे क्या लेस करेंगे, ये फाइनल सेल्स वैल्यू मतलब एकदम लास्ट वाला मिला, मुझे क्या निकालना है, मुझे ज्वाइंट कॉस्ट कितना है वो निकालना है। मतलब देखो सिंपल सा बात क्या है, ये रहा मेरा प्रोसेस, ठीक है, ये रहा मेरा प्रोसेस, यहाँ पर मैंने क्या दिया था, ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिला था, ए बी सी डी, और एक प्रोडक्ट मिला था ई, जिसमें से ये फर्दर प्रोसेस हुआ, ये फर्दर प्रोसेस हुआ, ये हुआ और ये हुआ, इसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया गया। अब फर्दर प्रोसेस करने पे अपना अपना खर्चा क्वेश्चन बता चुका है। और यहाँ पर सेल वैल्यू हम लोग का आया 50 लाख, 5 लाख 10, यहाँ पर देखो ये सी वाला आ जाएगा 3 लाख, ठीक है, और ये हम लोग का ये तो यहीं पर हो जाएगा 2 लाख, और ये हो जाएगा हम लोग का 3 लाख, ठीक है। अब अगर मुझे ये ज्वाइंट कॉस्ट पता करना है तो सिंपल तरीका है, देखो ये क्या है, ये सेल्स वैल्यू है, कोई भी एक समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। सेल्स वैल्यू में क्या क्या इनकट रहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनकट होता है। अब क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट नहीं बताया है, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मुझे निकालना है ज्वाइंट कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो ये सेल्स वैल्यू से हम अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर देंगे, क्योंकि इस कॉस्ट में मेरा क्या क्या इंक्लूड है, एक है ज्वाइंट कॉस्ट और एक क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। देखो मेरा सेल्स वैल्यू ऐसा है, सेल्स वैल्यू इक्वल टू क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट प्लस क्या है, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट प्लस क्या है, प्रॉफिट, जिसमें से सेल्स वैल्यू मुझे पता है, जैसे कि हम ए का एग्जांपल ले रहे हैं 50 लाख, ज्वाइंट कॉस्ट मुझे निकालना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी मुझे पता है। चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए का कितना बताया, ये देखो 12,50,000, ठीक है, तो ये 12.50 पता है, ये नहीं पता है तो इसको जीरो मानेंगे, नहीं है तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर हम इससे ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करेंगे तो ज्वाइंट कॉस्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो वही चीज कर रहे हैं हम लोग, सेल्स वैल्यू से क्या लेस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेल्स वैल्यू से क्या लेस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो जो बचा हुआ कॉस्ट रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट, बस इतना ही सिंपल है। तो यहां से अब लेस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसके नीचे लिखना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। लिखो लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा इसका तो अभी अभी चेक किया मैंने, 12,50,000 था, देख देख के लिखेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। 12,50,000 उसके बाद 1,50,000, 50 फिर 1,50,000, 1,50,000 फिर 50 फिर 1,50,000 लास्ट वाले में लगाओ, ठीक है, डी का फर्दर प्रोसेस नहीं था, वो सी डी में नहीं लिखना है, वो लास्ट वाला ई में लिखना है। निकालो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया मेरा, इसको पहले हम लोग लिखेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल्स वैल्यू से जब ये माइनस कर देंगे तो सबसे पहले इसको लिखना चाहिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बोलो कितना कितना है, माइनस करो, हाँ 37,50,000, 3,60,000, 2,50,000, 2,00,000 और 13,50,000, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने थोड़ा सा बताते हुए थोड़ा सा गलत बता दिया, सेल्स वैल्यू इक्वल टू था मेरा ज्वाइंट कॉस्ट और क्या था, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट और क्या था, प्रॉफिट था, ठीक है। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, मुझे ये वाला पता है, वैल्यू पता है, बट ओवरऑल पता है ये प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, देखो सेल्स वैल्यू से मैंने ये लेस किया है फिलहाल, ठीक है, तो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ज्वाइंट कॉस्ट प्लस क्या पड़ा हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है। तो अब ज्वाइंट कॉस्ट इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट से मुझे ज्वाइंट कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मेथड मुझे बता दिया है, क्या मेथड यूज करना है, एनआरवी मेथड, मतलब जो मेरा एनआरवी आया, ठीक है, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो बना के क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग का कितना आया था, तो वो देखो क्वेश्चन में बताया हुआ था, तो अभी तुम लोगों ने टोटल किया था ना, 35,90,000 और 5,47,000, 35,90,000 प्लस 5,47,000 कितना हो रहा है, देखो कितना आया था ना, 41,37,000, हाँ ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इस ज्वाइंट कॉस्ट को
इसमें एपोर्शन करना है, एनआरबी जो आया उसमें एपोर्शन करना है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, ये सबका रेशियो निकालना है। अब इतने बड़ा डेटा जो है इसका रेशियो कैसे निकालोगे, तो देखो इसका सिंपल तरीका, मतलब 37500000:2 ऐसे करके करना पड़ेगा ना। तो देखो ऐसे करो कि सबसे पहले तुम लोग इसका पूरा टोटल लगा लो, मतलब इसका टोटल चाहिए ना, अगर रेशियो इस टू होगा तो ये सबका टोटल चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि इसको शॉर्ट करो, सिंप्लीफाइड करो, उसमें काफी टाइम लगेगा। पहले इसका पूरा टोटल कर लो जो रेशियो बनेगा। देखो कितना आ रहा है, 59,10,000, ठीक है। तो हर एक रेशियो में मुझे क्या करना है, 41,37,000 डिवाइडेड बाई कितना करना है, 59,10,000। पहले ये निकाल लो कितना होता है, ये डिवाइड करके देखो कितना होता है पॉइंट में, मतलब पूरा पॉइंट नहीं आके अगर राउंड में आए तो बेटर होगा। देख लो कितना होता है, 0.7, ठीक है। अब क्या होगा रेशियो में, ये तो कॉमन हो गया ना फिगर, इंटू दिस वन, मतलब सीधा हो गया कि 0.7 इंटू दिस वन, 0.7 इंटू दिस वन, ये करते जाओ जल्दी से मिल जाएगा। तो देखो कितना होता है, 0.7 इंटू 37,50,000 हो गया रेशियो। कितना आ रहा है पहले वाला, मतलब 70% कर दो ना सभी का तो आ जाएगा। पहला वाला कितना आ रहा है, 20, हाँ 25,000। उसके बाद 70% करो फिर से, 3,60,000 का। गुड आफ्टरनून प्रिय। 2,52,000, अच्छा उसके बाद फिर 1,40,000 होगा, 2,00,000 का 70%, और उसके बाद ये लास्ट में 9,45,000। अच्छा हो गया। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, इस ज्वाइंट कॉस्ट को कहाँ लिखना है, वहां लिखो जहां हम लोग लिख रहे थे ना, ये ज्वाइंट कॉस्ट। अब मुझे एक बार जस्ट बता दो कितना कितना आया हम लोग का। पहले वाला आया 26,25,500, ठीक है। उसके बाद वाला 2,52,000, 175, 140, 9,45,000, और इसका टोटल तो पता ही है, करने का जरूरत नहीं है, टोटल अभी तो किया था, 41,37,000। उसी का तो बाइफरकेशन है, ठीक है। ऐड करने से यही आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन हम लोगों ने सही किया है तो सही बात, ठीक है, आंसर के साथ मैच हो रहा है। अच्छा अब देखो ये कितना आ रहा है फिर माइनस करके, $7,75,000 पहला वाला, शायद देख लो आ रहा है। ये वाला तो 25 दिख रहा है मुझे, ये हो जाएगा 60, और ये हो गया 30,10,5,0,0 देख लो तो ठीक हुआ है कि नहीं। और ये बीच वाला, ये कितना है बी का, 1,38,000, और ये लास्ट वाला 11,03,000, ठीक है। अच्छा अब फिक्स्ड कॉस्ट जो क्वेश्चन में बताया, देखो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को कितना बताया, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को बताया है यहाँ पर, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट 4,73,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस करना पड़ेगा, जॉइंट कॉस्ट कर दिया। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट पे है, नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट तो सभी प्रोडक्ट के लिए मिला के बोला गया है, ये वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ना कि प्रोडक्ट वाइज होगा। 4,73,000, अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बनता तो भी ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है इनकर्ड होता है, इसीलिए टोटल कॉलम बनाया है ताकि प्रॉफिट निकाल सको। ये प्रॉफिट इंडिविजुअली नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, इधर ही निकालना पड़ेगा। हाँ इंडिविजुअली तब निकाल पाते हैं अगर बाई चांस हमें फिक्स्ड
कॉस्ट अलग अलग बता देता, क्वेश्चन खुद बताएगा तभी पॉसिबल है। तो अब माइनस करके देख लो प्रॉफिट कितना होता है। 6,30,000 बन गया ये वाला, ठीक है। अगर फर्दर प्रोसेस नहीं होता है तो उस केस में हम लोग का प्रॉफिट इतना होगा, और अगर फर्दर प्रोसेस हुआ तो कितना होगा। चलो अब दूसरा पॉइंट, मतलब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट ए हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट बी करेंगे। बी पॉइंट, ठीक है। तो इसमें लिखो स्टेटमेंट showing income forecast when further processed is done, ठीक है। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हम लोग का इनकम स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो चलो फिर से वही पर्टिकुलर ए बी सी डी ई और टोटल। पर्टिकुलर्स ए बी सी डी ई और टोटल। अच्छा, सबसे पहले फर्दर प्रोसेस करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्स वैल्यू। अब फर्दर प्रोसेस वाला सेल्स वैल्यू लेना है, लेकिन निकालने का जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने एनआरबी मेथड किया था तो वहां पर ये सेल्स वैल्यू निकाला हुआ है। तो वर्किंग नोट 1 लिखो और ये वैल्यू वहां पर देख देख के कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। 50 लाख, 5 लाख, 10, 3 लाख। तो वर्किंग नोट नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। कहाँ से आया ताकि पता चल जाए। 50 लाख, 5 लाख, 10, 3 लाख, अच्छा फिर 2 लाख, 15 लाख। अच्छा, इसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। वहां तो नहीं किया था बट यहाँ तो जरूरत होगा ना इनकम स्टेटमेंट में फिक्स्ड कॉस्ट को लगाने के लिए। 3 2 5 5 10, 60 लाख 10, 60 मतलब 75 लाख 10,000, 75,10,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लेस करेंगे, सेल्स वैल्यू से क्या लेस करेंगे ताकि मुझे प्रॉफिट पता चल जाए। सारे कॉस्ट, तो इसमें क्या क्या आएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ से लेस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का अभी भी लिखा था, वहां से देख के भी तुम लोग लिख सकते हो। देखो 12 लाख 50, उसके बाद वाला शायद 1 लाख 50 था। अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लिखा है हम लोगों ने 50,000, एक बार देख लेते हैं। हाँ, और लास्ट वाला है 1 लाख 50। डी में नहीं लिखना है, डी का फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इसका भी टोटल लगा लो तो कितना होगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 16 लाख। अच्छा, 16 लाख हो गया। अब ज्वाइंट कॉस्ट को लेस कर दो। तो ज्वाइंट कॉस्ट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सेम मेथड से होगा, देख देख के वर्किंग नोट 1 से लिखना है। तो लिखो, पहला वाला आया था शायद 12 लाख, नहीं 12 नहीं है, 26 लाख 25। अच्छा, नेक्स्ट 2 लाख 52, फिर 175। डी का तो कुछ भी नहीं होगा। ई 9 लाख 45, और टोटल करने से हम लोग का आ रहा है 41 लाख 37,000, ठीक है। अब लेस कर दो, लेस करने से पता चल जाएगा ये एक्चुअली क्या निकल के आएगा पता है। इसको चाहो तो लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सब वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्योंकि नीचे मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया है अलग से, तो कंफर्म है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें कोई फिक्स्ड पोर्शन नहीं होगा। इसको चाहो तो कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो, प्रीवियस वाले में भी लिख सकते हो। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है देखो, माइनस करने से ही पता चलेगा। तो अच्छा, उसका नहीं लिखा, ये वाला ना कितना था, 1 लाख। अच्छा, अब देखो कितना आ रहा है, माइनस करने से पता चलेगा। 11,25,000, ठीक है। फिर इसके बाद
1,08,000। अच्छा, 75, ये वाला 60, हाँ, और इसके बाद Okay. 4,05,000 और टोटल ये सबका 17 लाख है, 17,73,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट लेस करो तब ना होगा प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसा था वैसे ही, उसमें थोड़ी ना कोई चेंज। जैसे 4 लाख कितना था, 73,000 लेस कर दो, देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है। 30, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट, हमें इनकम स्टेटमेंट बोला था तो ओवरऑल प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में कमेंट करने बोला था। देखो यहाँ पर ये पहला 2 पॉइंट तो हम लोगों ने बना लिया, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है, देखो कि कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान, अगर है तो बताओ और उसके साथ एक इनकम फोरकास्ट स्टेटमेंट भी बना के दो, ठीक है। तो प्लान क्या होना चाहिए, तो देखो पहले यहाँ पर आ रहा है 6,30,000, यहाँ पर आ रहा है 13 लाख। तो वैसे देखने से तो लगेगा फर्दर प्रोसेस करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग को इंडिविजुअली भी बताना है, ठीक है। तो अगर ए प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होता है तो उसमें प्रॉफिट कितना है, क्योंकि यही वाला हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कितना है, 11,25,000। लेकिन अगर ये वाला फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो कितना हो जाएगा, 7,75,000। तो ए को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा होना ही अच्छा है। तो ए को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। बी का बिना फर्दर प्रोसेस के 1,38,000 और फर्दर प्रोसेस कर लेने पे 1,08,000, तो बी को फर्दर प्रोसेस करे या ना करे, नहीं। सी का 75, ठीक है, फर्दर प्रोसेस करने पे, और नहीं करने पे भी 75। तो बात तो बराबर है, करो नहीं, मैंने शायद 25, तो फिर फर्दर प्रोसेस करना है। डी का तो फर्दर प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है। तो डी तो वैसे ही फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, तो उसका तो सेम सिचुएशन है, उसमें कमेंट क्या करे, ठीक है। और ई जो है उसका फर्दर प्रोसेस करने से 4,05,000 और नहीं करने से 1,05,000, हाँ, ना कि 10 लाख है, 1 लाख। तो फिर फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, करेंगे। 4,05,000 ज्यादा है ना, तो बस वही कमेंट करना है कि किसको फर्दर प्रोसेस करना है, किसको नहीं करना है। तो किसको किसको फर्दर प्रोसेस करना है, ए, सी और ई। डी तो वैसे ही नहीं होगा, ए, सी और ई, सिर्फ बी को मुझे फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट कैसे लिखेंगे, लिखो कमेंट में ऑन कंपेयरिंग द फिगर्स ऑफ एक्सेस रेवेन्यू ओवर cost of over cost of manufacturing in the above statement, over cost of manufacturing in the above statement, in the above statement, one observes that the concern is, concern लिखो या ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, concern is earning more after further processing, further processing of कौन कौन सा, A, C and E, but हाँ, नॉट बी भी लिख सकते, बट इज लूजिंग a sum of
कितना कम ज्यादा हो रहा है डी के केस में देखो तो, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, बी के केस में, ए सम ऑफ रुपीज इतना कितना हो रहा है देखो, 30,000 होगा। देखो दोनों का डिफरेंस 30,000 कम हो जाएगा अगर फर्दर प्रोसेस कर देते हैं। 1,38,000 और 1,00,000 शायद कितना था, 8,000 था शायद, इसीलिए ठीक है। तो 30,000 लूज करेगा अगर वो फर्दर प्रोसेस कर देता है। इफ प्रोडक्ट बी इज फर्दर प्रोसेस्ड, is further processed, is further processed. Hence, the best product plan will be, product plan will be to sell A, C and E after further process, and दो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, एक तो बी नहीं करना चाहिए और डी का तो वैसे ही नहीं होता है। तो अगर कमिट करना है तो दोनों लिख देंगे। बी डी को कैसे बेचना पड़ेगा, बी डी को एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और हम लोग को बोला था कि कमेंट कर दो और उसके बाद अगर सजेशन जो है उसका एक स्टेटमेंट बना के भी दे दो, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट फिर से बनाना पड़ेगा, तो लिखो प्रॉफिट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन suggested production plan, suggested production plan, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो यहां पर टोटल भी बना लो, एक टोटल भी चाहिए होगा हमको। अच्छा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सेल्स, ठीक है। तो ए को कब बेचेंगे, आफ्टर फर्दर प्रोसेस। तो फर्दर प्रोसेस होने पे ए का सेल्स वैल्यू कितना है वो लिखेंगे। देख लो एक बार कितना है, देख के लिख के बताओ मुझे। किया हुआ होगा, देख के देखो ना, वो जो वर्किंग नोट किया था ना एनआरवी वाला, वहां पर मिल जाए। हाँ 50। ठीक है। और बी को फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। तो फर्दर प्रोसेस नहीं होगा तो कौन सा वैल्यू है वो, एकदम पॉइंट नंबर 1 देखो, मतलब क्वेश्चन का ए पॉइंट में लिखा हुआ 3,90,000। अच्छा, सी का फर्दर प्रोसेस वाला आएगा तो देखो फर्दर प्रोसेस पे 3,00,000। अच्छा, और डी का, उसका तो एक ही है, कहीं से भी देख के बता दो, 2,00,000 था शायद, ठीक है। और ई का फर्दर प्रोसेस होना चाहिए, तो फर्दर प्रोसेस वाले जगह पे देखो कितना, 15,00,000, ठीक है। अब ऐड कर लो टोटल, $73,90,000, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या लेस करेंगे प्रॉफिट पता करने के लिए, ज्वाइंट कॉस्ट, और क्या लेस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिस पे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो ज्वाइंट कॉस्ट तो हम लोग का सेम है, लिखो कितना कितना है देख देख के। 26,00,000 पहला वाला, शायद 26,25,000। उसके बाद वाला था 2,52,000। उसके बाद 175, 140, 945, टोटल कर लो 41,37,000। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए का देखो 12,50,000। बी को तो फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे तो उसमें नहीं लिखेंगे। सी का देखो, अच्छा, और डी भी तो वो तो हो ही नहीं रहा है, खुद में ही नहीं हो रहा। ई, हाँ, अब टोटल एक बार लिख लो, 1,50,50 मतलब हो गया मेरा 2,00,000 और ये 14,50,000, ठीक है। अब लेस कर दो, लेस करने से कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, फिर फिक्स्ड कॉस्ट लेस। 56 नहीं, 11,25,000 होना चाहिए ए वाला। आ रहा है 11,25,000
उसके बाद 1,38,000, उसके बाद 75, अच्छा, और ये वाला 60, और ये 15 लाख, ये टोटल करने के बाद ऑलरेडी किया हुआ भी है, तुम लोग देख के भी कर सकते हो, जहां जहां ये कॉलम मिल जाएगा। कितना? 4,05,000। अब टोटल कर लो एक बार। 3,000, 18,03,000, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दो। 4,73,000, देखो कितना आता है। 13,30,000। अगर हम लोग इस तरीके से चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी सारे केसेस में देखो एक बार, 0.1 में कितना आया था प्रॉफिट? 6,30,000। 0.2 में कितना आया? 13 लाख। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपना पॉलिसी ऐसे कर दिया, और कितना मिल गया? 30,000। मतलब प्रॉब्लम कौन कर रहा था? बी को फर्दर प्रोसेस, बाकी सबका फर्दर प्रोसेस ठीक था, डी तो होता ही नहीं था, तो ये हो गया। अब देखो मैंने ये जो कमेंट लिखवाया ना, ये और आगे हम इतना नहीं लिखवाएंगे, हम सिर्फ लिख देंगे ये फर्दर प्रोसेस करना, ये नहीं करना। जब तुम लोग एग्जाम में लिखोगे अपने हिसाब से इंग्लिश जोड़ के लिख देना, ठीक है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब थर्ड नंबर का देखो क्या बोल रहा है। बटरी बटर इज एंगेज्ड in the production of buttermilk, butter and ghee। तो तीन चीज बनाता है ये लोग, बटर मिल्क, बटर और घी। It purchases processed cream and let it through the process of churning until it separates into buttermilk and butter, ठीक है। तो ये लोग रॉ मटेरियल के तौर पे क्रीम खरीदते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, और बटर मिल्क और बटर मिलता है, ठीक है। तो फॉर द मंथ, लेकिन बोला है देखो बटर मिल्क, बटर और घी भी बोला है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है जब प्रोसेस होता है तो दो ही प्रोडक्ट मिलता है, बटर मिल्क और बटर। एक्चुअली बटर से ही घी बनता है, ठीक है। तो मतलब बटर का फर्दर प्रोसेसिंग होगा तभी जाके क्या मिलेगा? घी मिलेगा, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ जैन, बटरी बटर परचेज 50 किलोग्राम प्रोसेस्ड क्रीम 100 पर 1000 ml। देखो अब यहाँ पर हम लोग को वो जो चेंजेस होता है ना बचपन में, जो तुम लोग सीखे हो, वो देखना पड़ेगा। क्यों देखो? क्योंकि अगर मुझे ये पता करना हो कि जॉइंट कॉस्ट कितना है, तो मुझे उसमें रॉ मटेरियल का प्राइस जोड़ना पड़ेगा। रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पर? ये वाला क्रीम, ठीक है, प्रोसेस्ड क्रीम। अब ये मार्केट में कितने का लिया इन्होंने? 50 किलो लीटर लिया है, लेकिन प्राइस कैसे बताया है? 100 पर 1000 ml। मतलब 1000 ml का प्राइस बताया है, 1000 ml 100, तो मुझे उसको किस में ट्रांसफर करना है? किलो लीटर, या फिर किलो लीटर को किस में ट्रांसफर कर दो? मिलीलीटर, कोई भी एक, तब हो जाएगा, ठीक है। फिर कन्वर्जन कॉस्ट बता दिया, ये ठीक है। तो हमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेकिन निकालना पड़ेगा, उसका जो भी बेसिस है उसको चेंज करके, फिर उसमें ये कन्वर्जन कॉस्ट को भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल जॉइंट कॉस्ट वेयर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो भी खर्चा ऐड हुआ है। वेयर टू सेलेबल प्रोडक्ट वेयर प्रोड्यूस्ड बटर मिल्क एंड बटर। तो सीधा बात है, जब प्रोसेस होता है तो दो ही प्रोडक्ट बनता है, एक होता है बटर मिल्क और एक होता है बटर। बटर कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू घी। अगर घी चाहिए तो बटर को फर्दर प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर नीचे एक जो है टेबल दिया हुआ है, देखते हैं टेबल में क्या बोल रखा है। तो यहाँ पर बोला है, कि द जनवरी प्रोडक्शन एंड सेल इंफॉर्मेशन। जैन का प्रोडक्शन और सेल इंफॉर्मेशन हम लोग को दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो प्रोडक्ट 3 बन रहा है, बटर मिल्क, बटर और ये जो है यहाँ पर घी, ठीक है। बोल रहा है प्रोडक्शन इन, या तो प्रोडक्शन किलो लीटर में होगा या तो टन में होगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बटर मिल्क किस में होगा, किलो लीटर या टन? किलो लीटर, क्योंकि वो तो लिक्विड होता है। अच्छा, सेल्स इन क्वांटिटी, ठीक है। अब बिका है तो बिकने वाला जो वैल्यू दिया हुआ है वो भी हमें बटर मिल्क के केस में कौन सा लेना पड़ेगा? किलो लीटर, ठीक है। तो ये देखो ये वाला, अच्छा 28 किलो लीटर प्रोड्यूस्ड हुआ, 28 किलो लीटर ही क्या हो गया? सेल हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है? 30। फिर 30 कैसे मानोगे? 30 पर लीटर करके, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होगा, देखो यहाँ लीटर या केजी दिया हुआ है, तो एप्लीकेबल क्या होगा? केजी होगा कि लीटर होगा? लीटर।
तब लेकिन यहाँ तो किलो लीटर दिया हुआ है, तो इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बटर के क्या होगा, किलो लीटर या टन, टन, ठीक है। और बटर देखो यहाँ पर बिका नहीं, क्यों नहीं बिका, क्योंकि बटर से क्या बना देता है आगे जाके घी, ठीक है। अब घी कितना है 16, ये क्या हो जाएगा, टन, ठीक है। फिर ये भी बिका कितना 16 टन। अब ये 480 क्या है, केजी, ठीक है। लेकिन देखो फिर से ये टन है वो केजी है, इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। ऑल 20 टन ऑफ बटर वेयर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1,20,000। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की, फिर से 1,20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा करके बटर से घी बनाया गया ताकि 16 किलो लीटर ऑफ घी मिल जाए। अच्छा, घी को भी किलो लीटर में ही लिया है, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड भी होता है ना घी, तो नॉर्मली तो सॉलिड होता है, लिक्विड भी हो जाता है गर्मी के मौसम में, जो भी हो। यहाँ पर बोला है कि 16 किलो लीटर ऑफ घी बना है, तो किलो लीटर में लिया है। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी, वो कैसे होगा, देखो ओपनिंग तो कुछ बोला नहीं, क्लोजिंग कहाँ से आएगा, जितना बना सारा बिक गया। बटर मिल्क 28 का 28 बिक गया, घी 16 का 16 बिक गया, तो फिर क्लोजिंग में तो कुछ रहेगा नहीं, ओपनिंग तो कुछ बताया नहीं था। अब बोल रहा है कि so how joint cost would be apportioned between buttermilk and butter under estimated net realizable value method। हमें net realizable value method के थ्रू से joint cost को अप्लाई करके दिखाना है। तो NRV मेथड में हमें क्या लेना है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट का सेल वैल्यू या फिर फर्दर प्रोसेस जो हो रहा है उसका, तो फर्दर प्रोसेस का, ठीक है। जिसमें हम लोग जब जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करेंगे तो उसमें नाम क्या लिखेंगे, बटर मिल्क और बटर ही लिखेंगे, लेकिन बटर मिल्क का जो सेल वैल्यू है वो तो स्प्लिट अप पॉइंट वाला ही लिखेंगे, क्योंकि वो तो फर्दर प्रोसेस नहीं होता है। जबकि बटर का क्या लिखेंगे, घी वाला सेल्स वैल्यू, जो लास्ट दिन हम लोगों ने कॉस्टिक सोडा वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। फिर उसमें से क्या लेस करेंगे, अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, फिर उसके बाद फिर हम लोग का एनआरवी आ जाएगा। फिर एनआरवी आने से उस एनआरवी के रेशियो से हमें जॉइंट कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। अभी जो वर्किंग नोट में किया था, इस क्वेश्चन में यही हम लोग का मेन सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो जॉइंट कॉस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो लिखो तुम लोग कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रॉ मेटेरियल कॉस्ट, रॉ मेटेरियल कॉस्ट, यानी कि क्या है रॉ मेटेरियल का नाम, क्रीम है शायद, ठीक है, क्रीम का कॉस्ट, प्रोसेस्ड क्रीम ऐसा कुछ नाम था, देख लेते हैं। हाँ, प्रोसेस्ड क्रीम, प्रोसेस्ड क्रीम, ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 1 लाख दिया हुआ है। और ये वाला वर्किंग नोट 1 से निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे वर्किंग नोट, इस साइड में तुम लोग अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो वर्किंग नोट यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो वर्किंग नोट में हमें बोला है कि वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, देखो 50 किलो लीटर प्रोसेस्ड क्रीम परचेज हुआ है, ठीक है। तो 50 किलो लीटर इक्वल कितना मिलीलीटर, वो निकाल लेते हैं, वो आसान होगा, ठीक है। तो 50 किलो लीटर इक्वल कितना मिलीलीटर, तो किलो लीटर से मिलीलीटर, किलो लीटर क्या होगा, किलो लीटर हेक्टोलीटर डेकालीटर लीटर डेसीलीटर से, किलो हेक्टो डेका लीटर डेसीलीटर सेंटीलीटर मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करते हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसे करके, अगर तुम लोग किसी और प्रोसेस से सीखे हो तो वो भी कर सकते हो, ये तो मतलब बचपन में जैसे सीखते वही ज्यादा याद रहता है ना। किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना लाख हुआ, 10 लाख, ठीक है। तो इतना, इसका मतलब हो जाता है ये हो गया 1 किलो लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर, इसका मतलब तो यही हुआ ना। पहले वो लिखते हैं, पहले वो लिखवा देते हैं, 1 किलो लीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीलीटर, ठीक है। पहले ये लिखवा दिया मैंने। अच्छा, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब 50 किलो लीटर यानी कितना मिलीलीटर,
तो 50 किलो लीटर इक्वल टू 10 लाख इंटू 50 यानी 500 मिली लीटर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग को बोला था 1000 ml यानी 1000 मिलीलीटर कितना करके 100 करके, तो 1000 मिलीलीटर कितना है 100 रुपीज का मिलता है। तो फिर 500 मिलीलीटर कितने का मिलेगा, तो 1 कितने का मिलेगा 100 बाई 1000, तो 500 ये ना 500 लाख है। ठीक है, 500 लाख मिलीलीटर, वो ध्यान रखो। मैंने ना एक जीरो मतलब लाख नहीं लिखा, लाख नहीं लिखने से आंसर गलत आ जाए। 500 लाख मिलीलीटर मतलब 100 इंटू 500 लाख डिवाइडेड बाई 1000। अब पूरा कैंसिल करके देखो कितना आंसर आ रहा है, वही मेरा रुपीज में हो जाए। यहाँ से 2 जीरो हट गया, मतलब 50 लाख आ रहा है। देखो सही हुआ है, 50 लाख आ रहा है। 50 लाख किस में आंसर आया, रुपीज में। ठीक है, मतलब वो लाख को मैंने अब जीरो में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 1 जीरो कैंसिल आउट। 50 लाख, तो 50 लाख को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 50 लाख। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 51 लाख टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट आ गया 51 लाख। अब हम लोग को क्या करके देना है, पहले कैलकुलेट करके देना है ज्वाइंट कॉस्ट बाय एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट बाय एस्टिमेटेड एनआरवी मेथड। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर्स और दो प्रोडक्ट बटर मिल्क, और क्या लिखेंगे, घी नहीं लिखना है, हमें नाम क्या लिखना है, बटर ही लिखना है, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट इन दोनों पे एलोकेट होगा। लेकिन एनआरबी मेथड में हमें क्या लेना पड़ता है, फाइनल सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो फाइनल सेल्स वैल्यू लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब सेल्स वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, जो फाइनल सेल्स वैल्यू। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये टेबल को देख के हमें समझना पड़ेगा कि कितना कितना अप्लाई होगा। अच्छा, तो बटर मिल्क का तो देखो एक ही सेल्स वैल्यू, वो तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसका सेल वैल्यू कितना है 30। ठीक है, 30 करके है। अच्छा, और यहाँ पर ये किलो लीटर होगा, बटर मिल्क है। ठीक है, ये किलो लीटर होगा। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ये किलो लीटर होगा, ये वाला। ये कैसे है किलो लीटर, ये कैसे है किलो लीटर, और ये कैसे है 30 लीटर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 30 पर लीटर करके ये मार्केट में बिक रहा है। तो अगर 1 लीटर 30 रुपए में बिकता है, तो 28 किलो लीटर कितने में बिका होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मेरे पास लीटर वाला प्राइस है, तो किलो लीटर को लीटर में ट्रांसफर करो, तो कैसे होगा, किलो लीटर, हेक्टा लीटर, डेका लीटर, लीटर, मतलब 1 के बाद 3 जीरो। ठीक है, तो 28 किलो लीटर यानी कितना लीटर, 28 इंटू 1000 करने से जितना आएगा इंटू कितना कर देंगे 30, करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो पहले ये वाला कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लिखो यहाँ पर हो जाएगा 30 रुपीज 30 पर लीटर। ठीक है, ऐसे लिख लो, रुपीज 30 पर लीटर, 30 पर लीटर इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में 28 किलो लीटर इंटू 1000। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। तो देखो कितना आ रहा है 8,40,000, ये रुपीस में आ गया। ठीक है, ये 8,40,000। अब बटर का भी सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या कन्वर्जन का जरूरत है। अच्छा, बटर का देखते हैं। बटर का देखो, बटर यानी मुझे कौन सा वाला लेना है, एक्चुअली घी, क्योंकि बटर मार्केट में बिकता नहीं है, लेकिन नाम वही वाला लिखना पड़ेगा क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट उसी पे एलोकेट होने वाला है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर घी का कितना सेल हो रहा है 16, क्या होगा इसका वैल्यू, क्या लिया है इन्होंने, किलो लीटर ले रखा है। ठीक है, तो किलो लीटर। ठीक है, तो ये कितना है 480 लीटर, मतलब एट द रेट ऑफ 480 पर लीटर। तो लीटर को, इस किलो लीटर को लीटर में मतलब 16 इंटू कितना करेंगे 1000। तो सेम तरीके से 16 इंटू 1000 इंटू 480, तो देखो कितना आता है
हाँ वही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ ये कितना है, ₹480 पर लीटर, फिर ब्रैकेट देके कितना लिखेंगे, 16 किलो लीटर इंटू 1000, क्योंकि उन्होंने किलो लीटर दिया है, ठीक है। अगर नहीं बोलता क्वेश्चन में तो केजी लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सेम आंसर आता, ठीक है। कितना आएगा, 80,000। क्यों सेम आता पता है, अगर हम लोग 16 को टन लेते हैं ना, तो एक टन जो है ना वो 1000 किलो के बराबर होता है, तो बात एक ही आता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या लेस करना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बटर वाले केस में लगेगा, क्योंकि बटर ही फर्दर प्रोसेस होता है, बोल दिया है 1,20,000, ये हमेशा बता देता है। 1,20,000 का खर्चा करने पे हम लोगों का फर्दर जो है घी, बटर से घी बनेगा। अब लेस करो तो एनआरवी आ जाएगा, कितना आ रहा है, ये तो 8,40,000 रहेगा, और ये माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 75,60,000, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है इस रेशियो में। तो जॉइंट कॉस्ट तो पता चल गया है, 51 लाख को तुम लोग को ये दोनों रेशियो में एपोर्शन करना है, करो। तो यहाँ पर जस्ट उस टेबल के नीचे ही लिख दो, ये एनआरबी लिखा ना, उसके नीचे ही लिखो एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। मेरा तो जगह नहीं है तो हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, रेशियो कितना आ रहा है, 8,40,000 और 75,60,000। देखो तो 1:9 आना चाहिए, चेक करके देखो, मतलब 8,40,000 से डिवाइड हो जाएगा, वो जो वैल्यू है ना 75,60,000 आ रहा है ना, 1:9। अगर एग्जाम में याद मतलब समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ऐड करके जैसे दिखा है वैसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में कितना आया हम लोग का जॉइंट कॉस्ट, 51 लाख, ठीक है। तो 51 लाख इंटू 1/10, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। और इधर वाला 51 लाख इंटू 9/10, तो फिर 5,10,000 इंटू 9, देख लो कितना आता है, 45,90,000, ठीक है। तो हमें जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन करने बोला था, हो गया जॉइंट कॉस्ट का एपोर्शन, ये पहला वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है इस क्वेश्चन में, वो देख। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को बोला है Healthy Bones offers to purchase 20 ton of butter in Feb at 360 per kg in case buttery butter accept this offer। अच्छा, तो बटर से तो नॉर्मली घी बनाते हैं, मतलब वो लास्ट दिन वाला क्वेश्चन के जैसे बोल रहे हैं कि एक कंपनी है हेल्दी बोन्स बोल के, उन्होंने ऑफर किया है कि आप बटर बेच दो मुझे 360 पर केजी करके, ठीक है। तो अगर बटर बनाएगा, बोल रहा है नो घी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन फेब, वो तो नॉर्मल सा बात है, क्योंकि बटर से ही अगर घी बनता है, जब हम लोग बटर को बेच ही देंगे तो घी कहाँ से बनाएंगे। तो बोल रहा है कि सजेस्ट करो वेदर बटरी बटर सेल एक्सेप्ट द ऑफर अफेक्टिंग इट्स ऑपरेशन इनकम और फर्दर प्रोसेस बटर टू मेक घी इटसेल्फ। बोल रहा है कि ऑफर ले या ना ले, ये बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कि घी बेचने से जो प्रॉफिट होता है बटर बेचने से कितना कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चेक करना चाहिए, लास्ट क्लास में देखो किया था सेम, क्या लिखा था हम लोगों ने, इंक्रीमेंटल, क्या निकाला था, इंक्रीमेंटल, देखो क्या लिखा था, रेवेन्यू या प्रॉफिट, कुछ तो ऐसा लिखा होगा। वही कॉस्टिक सोडा वाला लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लिख सकते हो, या फर्दर प्रोसेस करने से क्या आता है वो भी लिख सकते हो। तो देखो, घी को अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और सॉरी, घी को अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, मतलब घी को अगर बेच देते हैं, तो कितना घी बिकेगा, बोल रहा है 20 टन पूरा ही ले लेगा। सॉरी, घी नहीं, ये बटर का होगा ना, ये 360, अच्छा ये घी का 480 करके है। अच्छा, घी अगर बेचते हैं तो कितना सेल वैल्यू होता है, अभी निकाला था, लिखो 480 इंटू, ये रुपीज है,
480 पर क्या है, किलो लीटर, लिख लो, अभी लिखा था ना वही देख देख के। ये देखो ₹480 पर किलो लीटर इंटू कितना था, 16 किलो लीटर इंटू 1000 कितना आया था, 76,80,000 आया था, देख लो तो यही आया था ना अभी, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग बटर के हिसाब से बेच देते हैं, ठीक है, बटर बेच देते हैं, तो बटर का प्राइस कितना देगा, हेल्दी बोन्स जो कंपनी उसने बोला था 360, शायद देखते हैं, भूल गए हम भी, 360 पर केजी करके बटर बिकेगा, ठीक है। तो बटर कितना केजी अवेलेबल है, 20 टन है, लेकिन प्राइस केजी में बोला है, तो 1 किलो और टन में रिलेशन कितना होता है, 1000, ठीक है। तो 20, ये क्या है, 20 हम लोग का टन है, ठीक है, तो 20 टन यानी कितना किलो, हाँ, तो 360 इंटू 20 इंटू 1000, 360, हाँ, 20 इंटू 1000, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 72,000। तो अगर बटर बना के बेचते हैं तो 72,000 मिलता है, और बटर से घी बना के बेचेंगे तो 76,80,000। तो मेरा कितना इंक्रीमेंट, अच्छा यहाँ पर ये लेस करने के पहले और एक पॉइंट भी तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कि मेरा सेल बढ़ रहा है वैल्यू, लेकिन इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा खर्चा भी तो करना पड़ रहा है, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। वो कितना था देखो, 1,20,000। तो इसका मतलब मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है या इनकम कितना है, नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या इनकम जो भी आएगा कितना आ रहा है देखो, 3,60,000। फिर भी मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सिंपल सा बात है, ये देखो, क्योंकि हम लोगों ने अगर घी बेचा तो 76,80,000 मिलेगा, बटर बेचा तो 72 लाख मिलेगा। मानते हैं कि अगर घी बनाएंगे 76,80,000 पाने के लिए मुझे 1,20,000 का भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, और फिर भी मेरा प्रॉफिट कितना, इसमें से इनकम कितना आएगा, 75,60,000, जो कि मोर देन 72 लाख है। तो मुझे ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लिख दो वही वाला पॉइंट के ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो लिखो द ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे लिख सकते हैं, द ऑपरेटिंग इनकम of buttery butter will be reduced by रुपीस कितने से कम हो जाएगा, 3,60,000 से, अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, रिड्यूस्ड बाय ₹3,60,000 इन फेव के मंथ का बात हो रहा था, ठीक है। इफ इट सेल 20 टन ऑफ बटर instead of further processing of ghee, to healthy bone, जो कंपनी ने ऑफर दिया था हेल्दी बोन, वो नाम था, ठीक है। और यहां पर लिख देंगे सो ऑफर शुड नॉट एक्सेप्ट, तो हमें ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करने पे हम लोग का होता है लॉस, ठीक। ये तुम लोग अपने लैंग्वेज में जैसा चाहो लिख सकते हो, ठीक है, मतलब ये समझाने से मतलब है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे 3,60,000 का एक लॉस हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज को अरेंज करके लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही वाला लिखना। अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला हो गया। 4th नंबर बोल रहा है
NN manufacturing company uses joint production process that produces 3 product. Joint process करके 3 product मिलता है at split of point. Joint production cost during September 8,40,000. मतलब joint cost मुझे question में बता दिया है 8,40,000. Production information for September was. September का production information हम लोग को given है. देखो बोल रहा है कि यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना प्रोडक्ट बनता है A, B और C. ठीक है. अच्छा कितना कितना बन रहा है 1,500, 3,000 और 4,500 और यूनिट सोल्ड दे दिया है 2,000, 6,000, 7,500. अच्छा अब स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल प्राइस सिर्फ ए का बताया है. ए फर्दर प्रोसेस हो रहा है 150 करके. अच्छा नहीं अगर ए को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 150 में बिकेगा ये बोल रहा है. ठीक है अगर ए को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो वो कितने में बिकेगा 150 में और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो कितने में बिकेगा 100 में. बाकी बी और सी का स्प्लिट अप पॉइंट पे कोई सेल प्राइस नहीं है मतलब ये लोग फर्दर प्रोसेस होगा ही होगा. ठीक है जिसमें से सी मुझे बाई प्रोडक्ट जैसा लग रहा है क्योंकि देखो उसका सेल वैल्यू काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू ये दो. ठीक है और ये देखो कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट अप मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तीनों का ही 1.5 लाख है. ठीक है ए को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो ये बी में ये सी में जिसमें से ए में ऑप्शन है फर्दर प्रोसेस करो या ना करो. अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए देख के तो लग रहा है करना चाहिए क्योंकि 150 रुपए करके मिलेगा बेचने से. लेकिन हाँ ये भी तो देखना है फर्दर प्रोसेस लेस करने के बाद एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है तभी मुझे ये वाला ऑप्शन लेना चाहिए. अब देखते हैं क्वेश्चन में करने क्या बोला है. एज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट सी इज ट्रीटेड एज बाई प्रोडक्ट. देखो बता भी दिया बाई प्रोडक्ट देख के भी लग रहा है ना बाई प्रोडक्ट है. एंड द कंपनी अकाउंट्स फॉर द बाई प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज रिडक्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. अब क्या बोला है देखो कंपनी क्या करता है अपना अकाउंट जो बनाता है बाई प्रोडक्ट के लिए वो कैसे बनाता है एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज ए रिडक्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. जैसे आज हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया जॉइंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बाई प्रोडक्ट का कौन सा वैल्यू हमें लेना है NRV वैल्यू जैसे आज हम लोगों ने किया. एज्यूम ऑल्सो दैट प्रोडक्ट बी एंड सी मस्ट बी प्रोसेस्ड फर्दर. बी और सी क्या होना चाहिए फर्दर प्रोसेस होना चाहिए बिफोर दे कैन सोल्ड. ये एजम्पशन के साथ हमें क्वेश्चन करना है. फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन सितंबर इफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन NRV मेथड. तो हमें 2 क्वेश्चन पूछा है. एक तो ये भी पूछ रहा है कि अगर 1 सितंबर में फर्दर प्रोसेस नहीं होके बिक गया फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन सितंबर इफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन. नहीं ये नहीं बोल रहा है फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है बोल रहा है NRV मेथड से ए पे जॉइंट कॉस्ट कितना है वो निकाल के बताओ ये बोल रहा है. ठीक है पहला पॉइंट. और एक चीज ये भी बोला है यहाँ पर कि बाई प्रोडक्ट अगर हम लोग NRV मेथड में उसे कम करेंगे जो कि इनका पॉलिसी है तो हम लोग का जॉइंट कॉस्ट कितना होगा फिर ही ना हम लोग कर सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है तो चलो जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. ठीक है तो वैसे तो जॉइंट कॉस्ट हमें गिवन होगा क्वेश्चन में. चलो देखो कितना दिया हुआ है. ये देखो कितना दिया हुआ है 8,40,000. ठीक है अब मुझे क्या करना है जॉइंट कॉस्ट को रिड्यूस करके दिखाना है क्योंकि कंपनी का पॉलिसी ये है कि वो बाई प्रोडक्ट से जो NRV आता है उसको रिड्यूस करवा देता है जॉइंट कॉस्ट को कम करने के लिए. NRV ऑफ क्या लिखेंगे बाई प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का नाम भी है सी. सी है क्या मुझे याद नहीं देखते हैं सी है क्या बाई प्रोडक्ट. हाँ सी है. ठीक है बाई प्रोडक्ट सी. इसका NRV निकालना है. तो NRV कैसे निकालते हैं NRV का मतलब सेल्स वैल्यू माइनस क्या करना है किसी भी तरीके का अगर उसको बिकवाने का कॉस्ट लग रहा है. ठीक है तो अब सेल्स वैल्यू देखो प्रोडक्ट सी का कितना है 50 रुपीज करके कितना यूनिट बिकेगा. हाँ लेकिन प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है 4,500 मतलब यहाँ पर मुझे एक सेकंड क्या हो यूनिट सोल्ड 7,500 और ये हम लोग का प्रोड्यूस्ड हुआ है. अच्छा यहाँ पर पढ़ के देखते हैं. एज्यूम दैट प्रोडक्ट सी इज ट्रीटेड एज बाई प्रोडक्ट एंड द कंपनी अकाउंट्स फॉर द बाई प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज ए रिडक्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. मुझे कौन सा लेना चाहिए 4,000. अच्छा ये प्रोड्यूस्ड जो है प्रोड्यूस्ड पे ही लेंगे क्योंकि सेल जो दिया हुआ है एक सेकेंड ये
सेल ज्यादा इसलिए दिया हुआ होगा शायद, इसमें इसका मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक होगा, इस वजह से दिया हुआ है। ठीक है, सभी का देखो हम लोग का यूनिट सोल्ड ज्यादा दिया है, मतलब वो प्रीवियस वाला है, तो प्रीवियस का तो ज्वाइंट कॉस्ट अलग होगा, है ना। तो उसको क्यों कंसीडर करें, इस बार जो ज्वाइंट कॉस्ट लगा है उसके लिए इस बार जितना बाई प्रोडक्ट है उतना यूज करना चाहिए, तो मुझे 7,500 यूज नहीं करके क्या करना पड़ेगा, 4,500। 4,500 और कितना करके बिकेगा, 50 करके लिखो, 50। ठीक है। अच्छा, एनआरबी में हमें और क्या लेस करना पड़ता है, कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो सी का कितना, 1.5 लाख। देखो कितना हो रहा है, 4,500 इंटू 50 माइनस 1.5 लाख, कितना हो रहा है। अच्छा, फिर माइनस कर लो पूरा, 7,65,000। ये हम लोग का हो गया ज्वाइंट कॉस्ट जो हम लोग एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एलोकेट करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट को, ज्वाइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। वैसे तो बोला है सिर्फ ए पे दिखाओ, हम लोग दोनों पे ही दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखो ए और यहाँ पर लिखो बी। कौन से मेथड से करने बोला है, देखो एनआरबी नीचे बोल रखा था ना, अभी तो पढ़ा एनआरबी मेथड से। तो एनआरबी मेथड यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, याद रहेगा। तो एनआरबी मेथड में सबसे पहले क्या लिया जाता है, फाइनल सेल्स वैल्यू। ठीक है, सेल्स वैल्यू, तो फाइनल सेल्स वैल्यू कितना होगा ए का, देखते हैं। ए का फाइनल सेल्स वैल्यू 150 करके होगा। ठीक है, 150 इंटू कितना लेंगे, यूनिट कितना लेंगे 1500, और ये कितना हो जाएगा 150। नहीं, ए को क्या एजम्पशन करने बोला था ना, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट बता दिया था ए का, ये देखो एज्यूम क्या एजम्पशन बोला है, product B and C must be further processed before they can be sold. Find out the total cost of product in September if joint cost is allocated based on NRV. तो हम लोग को बोला है बी सी का एजम्पशन करो कि फर्दर प्रोसेस होगा, ए के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि ए का फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है, देखो एज्यूम दैट प्रोडक्ट सी बाई प्रोडक्ट, वो तो बता दिया। ठीक है, कंपनी बाई प्रोडक्ट का एनआरवी लेस करेगा जॉइंट कॉस्ट को कम करने के लिए, वो हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन को कुछ एजम्पशन फॉलो करके करना है। एज्यूम ऑल्सो दैट प्रोडक्ट बी एंड सी मस्ट बी प्रोसेस्ड फर्दर, मतलब दोनों ही, अगर ए होता तो ए को भी ना लिखता, तो अगर नहीं लिखा है इसका मतलब ए को फर्दर प्रोसेस बोलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर ए का सेल्स वैल्यू कितना होगा 1500 इंटू 100। ठीक है, लिखो 1500 इंटू 100, और बी का कितना होगा, बी तो बोला है मस्ट बी फर्दर प्रोसेस। ठीक है, तो बी का फर्दर प्रोसेस पे कितना आ रहा है 175 इंटू 3000, लिखो 175, देखो कितना आ रहा है, ये तो आ जाएगा 1,50,000, और ये कितना आ रहा है 5,25,000। अब इसमें से क्या लेस करने से एनआरवी मिलता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,50,000 है। अब माइनस करके देखो एनआरबी कितना आ रहा है, पहला वाला तो 150 ही रहेगा, उसके बाद 375। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ज्वाइंट कॉस्ट को इस रेशियो में एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो एलोकेट करो, ज्वाइंट कॉस्ट कितना आया था, ज्वाइंट कॉस्ट 7,65,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये दोनों का ऐड कर लो ना, 1,50,000 और 3,75,000, या फिर रेशियो 2:5 भी होगा, वो भी कर सकते हो, देख लो क्या करना चाहते हो। रेशियो लिख ले, जॉइंट कॉस्ट 7,65,000, रेशियो हो जाएगा, ये देखो 15 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करो 2:5 में। हाँ, कितना आना है देखो, 2/7, 5/7। पॉइंट पॉइंट आएगा शायद, देख लो।
कितना 2,18,571 2,18,571 और इधर वाला 429। ठीक है, तो ये हम लोग का ज्वाइंट कॉस्ट आ गया, ए का भी और बी का भी। ए का फर्दर प्रोसेस इसीलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि ए का फर्दर प्रोसेस नहीं लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि बाकी का मस्ट बोल दिया, ए के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी लेना नहीं था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हो गया बस। यहाँ और कुछ पूछा है क्या, चेक करते हैं। नहीं, बोला है ज्वाइंट कॉस्ट बता दो ए का कितना होगा, हम लोगों ने वो फाइंड आउट कर लिया, हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद फिफ्थ नंबर, RST Limited produces 3 joint product X, Y and Z, ठीक है, X, Y and Z and the product are processed further। अच्छा, तीनों ही फर्दर प्रोसेस होगा बोल रहा है। प्री सेपरेशन कॉस्ट आर एपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट। वेट ऑफ आउटपुट का मतलब फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है। ईच वेट ऑफ आउटपुट ऑफ, देखो weight of output of each joint product, the following data are provided for a particular month, ठीक है। cost incurred up to separation point, ठीक है, cost incurred जो हुआ है up to separation point वो है हम लोगों का 10,000, ठीक है। मतलब ये कौन सा कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ও দিক দিয়ে খুলবে না, ভেঙে যাবে এই, দেখেছো কেমন বদমাস, বদমাস শিশু তো। अब देखो क्या बोल रहा है, आउटपुट इन लीटर बता दिया, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है वो लीटर में 100, 70 और 80। कॉस्ट इनकट आफ्टर सेपरेशन पॉइंट बताया है 2000, 1200, 800। सेलिंग प्राइस पर लीटर। यहाँ पर फर्दर प्रोसेस करने से कितना होगा, प्री सेपरेशन पॉइंट में कितना होगा, ठीक है। हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, स्टेटमेंट बनाना है शोइंग प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग प्रेजेंटली एडॉप्टेड मेथड, मतलब फिजिकल यूनिट मेथड जो बोला था, एपोर्शन ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट। तो हमें स्टेटमेंट बना के देना है प्रॉफिट एंड लॉस का आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग प्रेजेंटली एडॉप्टेड मेथड। तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद कितना प्रॉफिट होगा वो हमें बताना है। लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करना है, प्री सेपरेशन कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करना है, प्रीवियसली या प्रेजेंटली एडॉप्टेड मेथड यानी कि फिजिकल यूनिट मेथड से करके दिखाना है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे, तभी ना हम लोग उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लिखो सबसे पहले यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वही वाला लिख लो स्टेटमेंट जो बोला है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Statement of profit and loss by each product after फर्दर प्रोसेस बोला था कि नहीं बोला था, आफ्टर फर्दर प्रोसेस बोला था ना, भूल गए, देखते हैं। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा, तो प्रोडक्ट है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अच्छा, तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद प्रॉफिट निकालने बोला है तो सेल्स वैल्यू भी कौन सा लेंगे, आफ्टर फर्दर प्रोसेस जो होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर फर्दर प्रोसेस के बाद सेल्स वैल्यू हम लोग का क्या आ रहा है। तो एक्स का आउटपुट कितना है 100 लीटर, फर्दर प्रोसेसिंग होने पे कितने में बिकेगा 50, तो 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। उसके बाद वाला 80 इंटू 70 कितना हो जाएगा 5600। अच्छा, उसके बाद वाला 60 इंटू 80 कितना हो जाएगा 4800, ठीक है। अब इससे क्या लेस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि मुझे सारा कॉस्ट लेस करना है ना, तभी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मुझे बताया है 2000, 1200 और 800, लिखो 2000, 1200 और 800। और क्या लेस करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट, जिसका क्या बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट का वर्किंग नोट बना लेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पहले बता देते वर्किंग नोट, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे। यहाँ बता देते, करने में आसानी रहेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ एपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, एपोर्शनमेंट ऑफ
ज्वाइंट कॉस्ट कौन से मेथड से बोला है? फिजिकल यूनिट मेथड या फिजिकल क्वांटिटी मेथड। ठीक है, तुम लोग जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो इसको लास्ट में करना। अच्छा, अब देखो क्या क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी देखो कितना कितना है, 100, 70 और 80। तो इस रेशियो में मुझे टोटल कॉस्ट का अपोर्शन करना है, तो टोटल कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट वो कितना था? 10,000। ये देखो, ठीक है, तो 10,000 पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेशियो। रेशियो हम लोग का कितना आ रहा है, ये देखो 100, 70 और 80, एक एक जीरो हटा देते, 10, 7 और 8। ठीक है, 10:7:8 फिजिकल यूनिट का रेशियो हो गया। और कॉस्ट बोला था 10,000, तो 10,000 इंटू 10 बाई कितना हो रहा है, 7 और 8 कितना होता है, 15, 25। फिर ये वाला निकालो, 10,000 इंटू 7/25, फिर 10,000 इंटू 8/25 कितना होगा? पहला वाला शायद 4,000 होगा, क्योंकि 24 में 100 होता है, 24 5 इंटू 4, तो 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 4,000। हाँ, ये वाला 2800, 40 हो रहा है ना, 40। और इधर वाला 3,200। अब ये लिख दो इधर, 4,000, उसके बाद 2800, उसके बाद 3,200। अब देखो किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है, तो एक लॉस भी आ रहा है, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस दोनों चीज लिख लो। ठीक है, लॉस को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में दिखाएंगे, जैसे मुझे लग रहा है ये लॉस होगा, क्योंकि देखो कॉस्ट कितना है टोटल 6,000, सेल्स वैल्यू कितना है 5,000, तो लॉस कितने का 1,000। यहाँ पर हो गया 4,000 का कॉस्ट है, तो यहाँ पर हो गया 1,600 का प्रॉफिट, और यहाँ पर हो जाएगा 4,000 का कॉस्ट, मतलब 800 का प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। हमें पहले यही निकालने के लिए बोला था, तो हम लोग का निकल गया कि प्रॉफिट बता दो अगर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रहा है, और ज्वाइंट कॉस्ट को फिजिकल यूनिट मेथड से अपोर्शन कर दो, कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं, इसके बाद क्या बोला है। यहाँ पर advise the management whether on purely financial consideration the three product are to be processed further or not। अच्छा, अब हम लोग को सजेशन देने बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है ये फर्दर प्रोसेस करे या ना करे, तो वो कैसे बताओगे? अगर फर्दर प्रोसेस करे या ना करे वो बताने के लिए तो ये पता करना पड़ेगा कि हम लोग का रेवेन्यू में क्या चेंजेस हो रहा है। अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो कितना सेल्स वैल्यू होता है, या फिर प्रॉफिट देखना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो कितना, मतलब इंक्रीमेंटल क्या देखना पड़ेगा, प्रॉफिट या इंक्रीमेंटल सेल। ठीक है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, चलो, तो पॉइंट बी, मतलब सेकेंड वाला पॉइंट इस क्वेश्चन का लिखो, डिसीजन इफ टू प्रोसेस फर्दर और नॉट, इफ टू प्रोसेस फर्दर और नॉट। अच्छा, प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे इंक्रीमेंटल सेल। इंक्रीमेंटल सेल हम लोग डायरेक्टली भी ना निकाल सकते, देखो ये तो मैथ्स है, जैसे चाहो लिख सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में, जैसे कि हम बोल रहे हैं हम लोग दो बार लिख के माइनस नहीं करके हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो, अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 50 में बिकेगा, अगर नहीं करते हैं तो कितने में बिकेगा, 25। तो हम लोग का कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा, अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू कितना करोगे 2,000। तो ज्यादा हो रहा है कि नहीं पता चल जाएगा, तो डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो दो बार लिख के माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक बार ऐसे माइनस करके ही कर लेते हैं, ये भी आसान है। इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का ये 2,000 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, 2,000 मैंने गलती से बता दिया, ये तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, वो लीटर 100। ठीक है, इंटू 100 लीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 2,000, नहीं 2,500। ठीक है, ये इतना इंक्रीमेंटल हुआ। ठीक है, हम लोग का सेल बढ़ेगा। अच्छा, अब फिर से देखो, फर्दर प्रोसेस करने से 80, नहीं करने से 70, इसमें भी बढ़ेगा। 80 माइनस 70 मतलब पर लीटर पे 10 रुपए ज्यादा मिलेगा। कितना लीटर प्रोड्यूस हो रहा है 70, तो फिर कितना मिलेगा 700। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो जेड के केस में अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 60, नहीं करते हैं तो 45, तो पर लीटर पे कितना मिलेगा
45 होगा ना, मैंने गलत लिख दिया ये वाला। हाँ 15 हो रहा है ना, 15 पर लीटर करके ज्यादा मिलेगा 80 लीटर पे, तो देखो कितना होता है 1200। तो सभी केस में हम लोग का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब लेकिन ये इंक्रीमेंट पाने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी तो बेयर करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का है 2000, 1200, 800, 2000, 1200, 800। अब एक्चुअली समझ में आएगा कि बेनिफिट है या नहीं है। अच्छा मैंने ये 8000 लिख दिया, 800, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्स प्रोडक्ट, ये फर्दर प्रोसेस होने पे हमें 500 रुपए का प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, और लॉस भी लिखो, देखो एक एक में लॉस भी दिख रहा होगा तुम। तो देखो 700 रुपए सेल बढ़ेगा, लेकिन फर्दर प्रोसेस कॉस्ट अगर 1200 है तो मेरा तो लॉस हो गया कितने का, तो नेगेटिव में लिखेंगे। और ये वाला ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को कमेंट करके बता देना है कि क्या होगा। तो हमें फर्दर प्रोसेस कौन सा करना चाहिए और फर्दर प्रोसेस कौन सा नहीं करना चाहिए। एक्स एंड जेड को हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है, और वाई को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो लिखो इट इज एडवाइजेबल टू फर्दर प्रोसेस ओनली x and z and sell y at split of point, ठीक है। y को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देना चाहिए, ठीक है। y को और फर्दर प्रोसेस हमें नहीं करना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करने से हमें 500 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ये छोटा सा ही है, देखो इसमें क्या बोला है, ओपीआर लिमिटेड परचेज crude vegetable oil, it does refining of the same, the refining process result in 4 product at split of point। अच्छा तो पहले 4 प्रोडक्ट बनता है SP, N and A। प्रोडक्ट A is fully processed at the split of point, प्रोडक्ट SP, N can be individually further refined into SK, PM, NL। अच्छा तो देखो तीन टोटल 4 जॉइंट प्रोडक्ट है, जिसमें से A फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, बाकी जो 3 है एसपीएन फर्दर प्रोसेस होके एस बन जाएगा, एस के पी बन जाएगा पीएम, और एन बन जाएगा एनएल। द जॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द क्रूड वेजिटेबल ऑयल, मतलब जो रॉ मेटेरियल है, एंड प्रोसेसिंग इट, तो जॉइंट कॉस्ट 40,000 which is apportioned on the basis of sales value at split of point। ये 40,000 को कैसे apportion करना है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू हमें दिया हुआ रहेगा जरूर, ये देखो ये आफ्टर वाला दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को करने क्या बोला है, करने बोला है यहाँ पर, देखो बोल रहा है कि अदर डिटेल्स दिया है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं तो इतना, पहले बेचते हैं तो इतना, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पर बता दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच कैन बी फर्दर प्रोसेस फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मेक सूटेबल सजेशन। कौन सा फर्दर प्रोसेस करोगे कौन सा नहीं करोगे वो हमें बताना है, ठीक है। चलो, और कौन सा मेथड फॉलो करना है, सेल्स आफ्टर आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बिफोर एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, स्टेटमेंट कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। हम लोग एक ही साथ कर लेंगे दोनों चीज, ठीक है। अच्छा क्या क्या प्रोडक्ट है, एस पी एन ए और एक टोटल लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, पहले वो लिखेंगे। अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रहा है तो कितना, क्वेश्चन ना दे ही दिया है, कैलकुलेट भी नहीं करना है। 20,000, 12,000, 28 और 20 देख देख के लिखना है। लिखो 20,000
नॉर्मली हमें यूनिट दे देता है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, बट इस पे कैलकुलेट करके ही दे दिया है 28 और 20, बस टोटल लगा तो कितना हो जाएगा 20 20 40 50 60 70 80 80,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अगर स्प्लिट अप पॉइंट पे बेचेंगे तो एक ही कॉस्ट लगेगा ना, जॉइंट कॉस्ट, तो अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, वो कैसे अप्लाई करना है वो हमें बता दिया है, उसको अप्लाई करना है हमें स्प्लिट अप पॉइंट के वैल्यू से ही। ठीक है, तो हम एक वर्किंग नोट बना ले, इसके बाद एक पेज रखते हैं, उसके बाद बनाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा पेज यहाँ ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो वर्किंग नोट 1। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शन, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, क्या क्या है प्रोडक्ट, एस है, पी है, एन है और ए है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को कैसे देखना पड़ेगा, पहले जॉइंट कॉस्ट एक बार चेक करते हैं कितना था। जॉइंट कॉस्ट था 40,000। ठीक है, तो 40,000 अपोर्शन होगा कौन से रेशियो में, ये वाले रेशियो में। ठीक है, तो इसका एडिशन कर लो ना एक बार, 20 12 28 और 20 कितना आया था, अभी एडिशन किया भी था हम लोगों ने, कितना आया 80। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट कितना है 40,000, तो रेशियो क्या आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 80,000। पहले देख लो ये कितना होता है, 0.5 होगा शायद। ठीक है, तो 0.5, अब क्या करोगे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 इंटू 20,000, मतलब सबका 50%, 20,000 का 50% कितना होगा 10,000। ठीक है, रेशियो शॉर्ट में निकाल रहे हैं। फिर 12 का 50% कितना हो जाएगा 6,000। फिर यहाँ पर 28 का 50% 14,000, और ये 20 का 50% 10,000 हो गया। थोड़ा शॉर्ट में ही निकाल दिया, तुम लोग जब एग्जाम में करोगे थोड़ा सा ज्यादा लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जॉइंट कॉस्ट। अब वहां पुट करो, पुट करके माइनस करके देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर माइनस करो, पहला कितना आया 10, फिर कितना आया 6, ये सभी का तो आधा आधा आया हम लोग का, 28 का आधा कर लो, बिना देखे भी कर सकते हैं, अगर पेज इधर उधर तुम लोग का भी हो रहा है तो 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 का आधा 40,000। अब लेस कर दो, प्रॉफिट पता चल जाएगा। 10, ये वाला 6, वही 14, आधा आधा ही बचेगा ना, ये कितना 10 और इधर भी कितना बचेगा 40। ठीक है, आधा आधा ही बचेगा, माइनस करके देखने का भी तो जरूरत नहीं, 20 का आधा माइनस हुआ तो आधा ही बचेगा। ये हो गया प्रॉफिट कौन से पॉइंट पे, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से लिखेंगे सेल्स, क्या लिखेंगे सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, वो भी दिया हुआ है देखो, 120 40 48 लिख लो, 120 उसके बाद वाला 40, उसके बाद वाला 48, और टोटल लगाओ कितना हो रहा है 160 और 48 कितना होगा 2,08,000, 2,08,000। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले क्या लेस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अगर आफ्टर स्प्लिट है, फर्दर प्रोसेस 80 32 36 लिखो, 80 32 36 टोटल लगा 1,48,000। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और क्या लेस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, जो कि वर्किंग नोट से लिया हुआ होगा, सेम देख देख के लिख लेना है, 10 6 14 6 14 फिर 10 और टोटल 40। भाई ऊपर दिख रहा है, वहां से देख देख के लिख लिया मैंने, अब माइनस कर लो, करके देखो कितना आ रहा है, ये 30 आ रहा है शायद, ये हो गया 38 माइनस मतलब 2,000, ये 40 मतलब ये कितना हो जाएगा 2,000 नेगेटिव आ रहा है, अच्छा मतलब लॉस आ रहा है। ठीक है, तो 2,000 नेगेटिव,
यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। पहले वाले केस में ना सब प्रॉफिट आया था तो लिखने का जरूरत नहीं था, मतलब सिर्फ प्रॉफिट लिखने से ही हो गया। ये 2000 नेगेटिव, और ये वाला इसका तो करे क्या, इसका ये मैंने लिखा नहीं है, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये जॉइंट कॉस्ट मतलब ये दिखाने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर कितना लिखोगे, ये वाला 20,000 लिखना पड़ेगा, ये एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होता नहीं है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलम नेम थोड़ा सा अलग लिखा है, तो एक काम कर सकते हो, इसको लिखो ही मत, और लिखना है तो वो वाला वैल्यू पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग नहीं भी लिखेंगे, यहाँ चलेगा, क्योंकि इसका तो वही 10,000 ही रहेगा। अगर लिखना है तो सेम डेटा लिखना है, 20,000 फिर नीचे 10,000 आ जाएगा। अब इसका निकालो, अब ये फिर 40 से थोड़ा कम हो जाएगा मेरे हिसाब से, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर देख लो कितना है। 30,000 आएगा, 30,000, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट और लॉस। अच्छा अब देखो इंक्रीज डिक्रीज कहाँ हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट 10,000, इसमें 30,000, तो इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कितना 20,000। तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिख देते हैं ऐसे, इंक्रीज और डिक्रीज किस चीज का निकाल रहे हैं, इन प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसमें 20,000 इंक्रीज हो रहा है देखो एस प्रोडक्ट में। अच्छा उसके बाद वाला बताओ, पी प्रोडक्ट में क्या हुआ, 6,000 से 2,000 हो गया, मतलब 4,000 डिक्रीज, ठीक है। अच्छा एन का था 14 और ये हो गया नेगेटिव 2,000, मतलब कितना हो जाएगा, 16,000 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, टोटल का फिर वही 10,000 का इम्पैक्ट आ जाएगा। ये देखो 16 और 4 कितना हो गया, 20, और यहाँ पर कितना 10,000 का आएगा। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमें सजेशन क्या देना है, मुझे बोलो कि कौन सा फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। एस को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और बाकी दोनों को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। चलो लिख लेते हैं, लिखो ऑन कंपेयरिंग फिगर्स of profit if no further processing, if no further processing, मैंने से शॉर्ट में लिख दिया, and profits if further processing, यही तो हम लोगों ने कंपेयर किया। One observes that OPR लिमिटेड, मतलब कंपनी का नाम है, OPR लिमिटेड is earning more profit after further processing of product, कौन सा वाला हुआ, एस ओनली, ठीक है। दैट इज कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ₹20,000। हेंस फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ओनली प्रोडक्ट एस should be further process, should be further process and P and N, नहीं 3 था ना, PN और एक कोई था, हाँ, and P, N and A should be sold at split of point, should be sold at split of point, ये split of point पे ही बिक जाना चाहिए, ठीक है। देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, यहाँ पर बस MCQs ही बाकी है, बाकी हम लोग का कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हाँ जी, इतना ही करते, बाय।